आज हम अगेन बात करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही यूनिक जो प्रोडक्ट है, जो है एनवायरोचिप और एनवायरो ग्रुप, उसके बारे में। हम सबको पता है कि आज की डेट में हम सब रेडिएशन से घिरे हुए हैं। हर जगह रेडिएशन है और रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ये हम समझ चुके हैं। इससे हम अपने परिवार को, अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो देखिए सिंपल ये होता है कि हम जितनी भी डिजिटल चीजें हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, उनसे अपने आप को दूर कर लें। बट हम सब जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इन सब चीजों से हमें दूर रखना, हम अपने आप को दूर नहीं रख पाएंगे। दूसरा जो तरीका है वो आज आप यहाँ पे आगे देखेंगे, और ये जो तरीका है, ये दो प्रोडक्ट है हमारे पास, एनवायरोचिप और एनवायरो ग्लो, जो रेडिएशन को प्यूरिफाई करके हमें रेडिएशन से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से सेफ रखने में मदद करते हैं। जिस कंपनी से हमने ये प्रोडक्ट लिया है उसका नाम है सिनर्जी एनवायरमेंट्स लिमिटेड, और उनके रीजनल मैनेजर हमारे साथ हैं। ये पूरा वेस्ट रीजन देखते हैं। वेस्ट रीजन का मतलब महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश देखते हैं, और हमेशा हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टोटल इन्फॉर्मेशन दें। तो चलिए आइए आप सब लोगों की तरफ से मैं इनवाइट करना चाहूंगा एनवायरमेंट्स लिमिटेड के रीजनल मैनेजर मिस्टर गुरुबख्श ताराचंदानी जी को। गुरुबख्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आपका हमें कंटिन्यूअसली सपोर्ट करने के लिए, इस प्रोडक्ट में हमें एम्पावर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू गुरुबख्श जी। थैंक यू सो मच हेमंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद सबसे पहले इस मीटिंग को अलाइन करने के लिए। आप हमेशा ही लगातार अपने पूरी एमपी टीम के लिए इस ट्रेनिंग्स को अलाइन कराते हैं, और लगातार यानी कि ऑफ कोर्स हर महीने, हर हफ्ते, रोजाना ही हमारे हफ्ते में ये ट्रेनिंग्स करते हैं, जैसे कि आपने बताया सोमवार और गुरुवार को, यानी कि मंडे एंड थर्सडे। फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी, साइनर्जी एनवायरॉनिक्स कंपनी से हूँ दोस्तों, और पिछले 3 सालों से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एसोसिएटेड हूँ एज अ रीजनल मैनेजर। वेस्ट रीजन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ पूरे मोदी केयर नेटवर्क में, जहाँ पर पूरा वेस्ट रीजन यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, गोवा, इन सब जगह पे लगातार हमारी ट्रेनिंग्स चलती हैं रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स व्हिच इज मोदी केयर एनवायरोचिप और एनवायरो ग्लो को लेकर। ये प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से लोगों को ये सारी चीजों की जानकारी दें, ये सारी चीजें समझना बहुत ही जरूरी है, और यही चीज हम इस ट्रेनिंग के जरिए जानेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। जो हम यहाँ पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के जरिए हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोगों के पास ये प्रोडक्ट्स ले जाते हैं, उन्हें बताते हैं, तो किस तरह से उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी दें। मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग आप सभी के साथ कर लेता हूं दोस्तों, ताकि इस प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग समझने के लिए इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम उसे और भी आसानी से समझ सकें। तो आई एम श्योर आप सभी लोग ये स्क्रीन विजिबल है और देख पा रहे हैं, राइट? आपके सामने जो स्क्रीन मौजूद है, थैंक यू सो मच हेमंत। सो दोस्तों, हमारी कंपनी सिनर्जी एनवायरॉनिक्स पिछले ऑलमोस्ट 14 सालों से रेडिएशन कलेक्शन, रेडिएशन मैनेजमेंट पे काम करते आ रही है, और हमारी कंपनी का जो विजन है वो है योर वेलबींग आवर कंसर्न, यानी कि आपकी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, योर वेलबींग आवर कंसर्न। हम पिछले 14 सालों से लोगों को किस तरह से हेल्दी रखा जाए, किस तरह से वो हेल्दी रख सकते हैं, फिट रह सकते हैं, ये सारी चीजें जानकारी हम लोगों को देते हैं। रेडिएशन से होने वाले नुकसान से कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशंस है, इस पे हमारी कंपनी काम कर रही है दोस्तों। जैसे समीर मोदी ग्लोबल प्लान एक नया प्लान है हमारे सामने, हम सब जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लान है, और इसमें ऑफ कोर्स लेवल्स बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं हम। तो जैसे समीर मोदी ग्लोबल प्लान एक नया है, उसी तरह से आज हमारा ये प्रेजेंटेशन भी आपके सामने जो है, ये एक नया प्रेजेंटेशन, नए तरीके से, नए लुक पूरा आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, रेडिएशन क्या है? बेसिकली बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट इसमें जो काम कर चुके हैं ना, वो रेडिएशंस के बारे में कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो प्रदूषण है, वो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रदूषण है, जो हम इंसानों ने बनाया हुआ है। और इसीलिए खतरनाक कहते हैं उसे, क्योंकि वो ना ही दिखाई देता है और ना ही इसे हम महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, और यही चीजों के बारे में बड़े बड़े डॉक्टर्स में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डॉक्टर एंड्रू वेल इसके बारे में ये चीज कहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये रेडिएशंस हमारे आसपास में हमारे मौजूद है और ना ही हमें दिखाई दे रहा है, ना इसे हम महसूस कर सकते हैं, तो लोगों को इसके बारे में जानकारी किस तरह से दें, लोगों को किस तरह से बताएं ये सब चीजों के बारे में। और उससे पहले प्रोडक्ट्स के साथ साथ दोस्तों थोड़ी सी जानकारी हमारी कंपनी के बारे में ले लेते हैं। हमारी कंपनी सिनर्जी एनवायरॉनिक्स अब तक तकरीबन 50 लाख लोगों तक ये जानकारी उन्हें शेयर कर चुकी है। हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं 50 लाख लोगों के बीच में, और हमने पिछले 14 सालों में दोस्तों 2600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, 13 से भी ज्यादा देशों में काम किया हुआ है, 175 शहरों में काम किया हुआ है। जी हाँ, घरों को, ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिटेल आउटलेट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इन सभी पे हम काम कर चुके हैं। यही सारी चीज के बारे में थोड़ा सा और अगर हम देखें, तो दोस्तों ये कुछ कस्टमर्स हैं जो आपके स्क्रीन पे आपके नाम सामने मौजूद हैं। इंडिया में टॉप 100 कंपनीज में से ये 25 कंपनियां जो है आपके सामने स्क्रीन पे, ये हमारे सर्विसेज ले रही है, और हम इनके साथ जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से। जिंदाल स्टील, सेल अथॉरिटी, स्टील दैट इज सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
GMR GVK के साथ मिलके हमने मुंबई एयरपोर्ट और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है। होटल इंडस्ट्रीज में ITC और ललित ग्रुप ऑफ होटल्स हमने पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन का काम किया हुआ है। हीरो मोटर कॉर्प यानी कि हीरो मोटरसाइकिल्स, राइट, सिंगापुर एक्सचेंज, दोहा बैंक, कतर, सऊदी अरेबिया में, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सारे जो ऑयल रिफाइनरीज है, ऑल ओवर 21 ऑयल रिफाइनरीज, ये सारे ऑयल रिफाइनरीज रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं। आदित्य बिरला ग्रासिम जो नागदा में है मध्य प्रदेश में, उनके पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हमने रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है। DCM श्रीराम, एफकॉन्स, दोस्तों एफकॉन्स एक बहुत ही लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके साथ हम कलकत्ता का जो अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट है उस पर भी काम कर रहे हैं ग्राउंड रेडिएशन क्लियर करने में। और उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाया, हाईएस्ट सी लेवल ब्रिज, जिसका तस्वीर आप राइट साइड में देख भी सकते हैं, उस ब्रिज के नीचे का जो ग्राउंड एरिया है, ग्राउंड रेडिएशन, उसको हमने पूरा क्लियर किया है, रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है एफकॉन्स के साथ मिलकर। रिफाइनरीज जैसे मैंने बताया 21 ऑयल रिफाइनरीज, 24 बॉटलिंग प्लांट्स, 12 से ज्यादा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के यूनिट्स, 11 से ज्यादा टेक्सटाइल प्लांट्स, हैदराबाद और मुंबई एयरपोर्ट और 450 से ज्यादा ऑफिसेस। तो ये सारी चीजें हम काम कर चुके हैं पिछले 13 से भी ज्यादा 14 सालों में ऑलमोस्ट। ये सारी चीजें लोगों को ये जानकारी दीजिए, बिकॉज जब आप ये सारी जानकारी लोगों के साथ शेयर करेंगे ना तो लोग समझ पाएंगे कि हाँ, सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, सर्विसेज में भी ये कंपनी काम करती है और बैकग्राउंड कंपनी के बारे में उन्हें पता चलेगा। दोस्तों रेडिएशंस बेसिकली जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये दो अलग प्रकार के रेडिएशंस हैं। एक रेडिएशंस जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि ग्राउंड रेडिएशंस है, जो धरती के अंदर मौजूद कैविटीज, मिनरल डिपॉजिट्स, अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स, मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस, इन सब की वजह से जो जनरेट होता है, जिसको हम ग्राउंड रेडिएशंस, नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशंस या फिर जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। तो हमारी कंपनी सर्विसेज में इन सब चीजों पे काम करती है, जो क्लाइंट्स के नाम आपके साथ शेयर किए और इतनी सारी डिटेल्स, तो हमने इनके साथ ग्राउंड रेडिएशंस पे काम किया, जियोपैथिक स्ट्रेस पे। पर दोस्तों एक प्रकार का रेडिएशंस और है, और आज हम उसी रेडिएशंस पे बात करने वाले हैं, विच इज मैन मेड रेडिएशंस। जी हाँ, मैन मेड रेडिएशंस यानी कि राइट साइड में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए जो रेडिएशंस होता है, उस रेडिएशंस के बारे में हम बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, कंप्यूटर्स, आईपैड्स, वाईफाई राउटर्स, मोबाइल एंटीनास, मोबाइल टॉवर्स, हाई टेंशन केबल लाइंस, इन सब जगहों पे हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से हो रहा है। और दोस्तों इन सब चीजों की वजह से जो रेडिएशंस का जो प्रदूषण पैदा हो रहा है, इस प्रदूषण को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्मॉग, यानी कि रेडिएशन का पोल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रो पोल्यूशन, इलेक्ट्रोस्मॉग जिसे हम कहते हैं, जो इन सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए आता है। दोस्तों अगर मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल सिंपल यहाँ पर पूछ लूं कि कितने अलग प्रकार के रेडिएशन हमारे आसपास में, कितने अलग प्रकार के प्रदूषण हमारे आसपास में मौजूद है। जी हाँ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। आप अगर अपना नाम लिखते हैं यहाँ पर पोल्यूशन के नाम लिख के चैट बॉक्स में शेयर करें मैसेज यहाँ पर इस पे, तो पता चलेगा मुझे भी कि आपको कितने अलग अलग प्रकार के प्रदूषण के बारे में जानकारी है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जो भी आपको नाम पता हो प्रदूषण के बारे में, तो आप नाम यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, प्रियांशु जी लिख रहे हैं एयर पोल्यूशन, कलावती जी लिख रहे हैं एयर पोल्यूशन, सारिका शर्मा ने लिखा है एयर पोल्यूशन, संजय टिसगांवकर लिख रहे हैं एयर पोल्यूशन, ममता शर्मा लिख रहे हैं एयर पोल्यूशन, संजय टिसगांवकर लिख रहे हैं व्हीकल पोल्यूशन, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें। तो कीर्ति मिश्रा लिख रही है नॉइज पोल्यूशन, पूजा जी ने लिखा हुआ है वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और भी लोग लिख रहे हैं वाटर पोल्यूशन। तो देखिए आप ये सारी चीजें, मैं आपसे सवाल क्यों पूछा जानते हैं, बिकॉज हम जब किसी से पूछते हैं ना कितने अलग प्रकार के प्रदूषण है, तो जो कॉमन आंसर हमें मिल रहा है ना वो यही मिलता है। जैसे कि यहाँ पर वंदना विमल सोनी जी ने लिखा है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ये तीन ही प्रदूषण जो है बहुत कॉमन प्रदूषण है, जो हम लोगों को पूछते हैं तो यही जवाब हमें रिप्लाई में मिलता है। और भी लोग हैं, ममता शर्मा जी, विष्णु शर्मा, कीर्ति मिश्रा जी और सारिका शर्मा जिन्होंने ये सारी चीजें लिखी है। तो कहने का मतलब है लोगों को यही तीन प्रदूषण के बारे में जानकारी, अवेयरनेस है। उन्हें बताइए कि इन तीन प्रदूषण के अलावा और भी प्रदूषण है, और वो है रेडिएशन का प्रदूषण जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए आ रहा है। और ये प्रदूषण दोस्तों ना दिखाई दे रहा है और ना ही से हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि इनविजिबल और इनसेंसिबल। तो जब अभी ये प्रदूषण वगैरह हमारे आसपास में मौजूद है, तो इनके बारे में भी तो जानकारी, जागरूकता, अवेयरनेस होनी जरूरी है। तो यही चीजों के बारे में लोगों को बताइए। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का रिस्पॉन्स करने के लिए इस तरह से। दोस्तों ये प्रदूषण सब जगह पे मौजूद है। जी हाँ, सब जगह पे, यानी कि आप देख सकते हैं अगर एक ऑफिस है तो ऑफिस में भी सारे लोग काम कर रहे हैं, ढेर सारे लोग, और जब इतने सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो नेचुरली सभी के पास उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप्स है। अब जब इतने सारे मोबाइल फोन और लैपटॉप पूरे ऑफिस में मौजूद है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की कितना सारा रेडिएशन पूरे ऑफिस में मौजूद है। और हम ऐसे ही ऑफिस में दोस्तों एक दिन या 1 घंटे तो काम नहीं करते ना, रोजाना काम करते हैं 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे, हफ्ते के 6 दिन, सोमवार से शनिवार। लोग कहते हैं सर ये तस्वीर में और इसमें अगर हम बात करें तो पहले बड़े पुराने जमाने में पहले बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर ऑफिस में काम कर रहे थे। आज भी तो कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस में 400 लोग, 500 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सही बात है, तब भी कर रहे थे पर आज भी कर रहे हैं। लोग तो उतने ही हैं, पर दोस्तों पहले के जमाने में सारा काम लिखकर होता था, राइट, रजिस्टर्स पे मैन्युअली सारा। आज ये सारा काम लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और इन सब चीजों के जरिए हो रहा है, राइट। ये सारी चीजें मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन सब जगहों पे आ चुके हैं
घर में भी ऑफिस के अलावा दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो घर में भी मोबाइल फोन है, लैपटॉप, टैब्स, आईपैड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में स्मार्ट टीवीज, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें घरों के बाहर, मोबाइल फोन टावर्स, हाई टेंशन केबल लाइंस, ये सारी चीजें मौजूद हैं। यानी कि 24/7 दोस्तों हम ऐसे रेडिएशन से घिरे हुए हैं। जी हाँ, 24/7 ऐसे रेडिएशन से कैसे बचा जाए, तो यही चीज है, लोगों को जानकारी दीजिए और उन्हें बताइए कि कंटिन्यूसली 24/7 जब ऐसे रेडिएशन से घिरे रहते हैं तो इन रेडिएशन से होने वाला जो नुकसान है ना, हार्मफुल इफेक्ट्स रेडिएशन का, वो हमारे शरीर में एक स्लो पॉइजन की तरह, धीमे जहर की तरह, जी हाँ, एक साइलेंट किलर की तरह हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा रहा है। और भी लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, जैसे कि अनु राम राय का जी लिख रहे हैं, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, थर्मल। ईशा पटेल लिख रहे हैं वाटर नॉइज एंड नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीजें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग इन मैसेजेस के जरिए बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। इस तरह से सवाल आप लोगों से भी पूछ सकते हैं। जब आप एनवायरमेंट ग्रुप के बारे में लोगों को बताते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने जानकार हैं लोग, कितने जागरूक हैं और कितने उन्हें पता है अलग अलग प्रदूषण के बारे में। दोस्तों ये सारी चीजें तो हैं, पर अगर हम बात करें तो ये तस्वीर के जरिए मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि रेडिएशन क्यों नुकसानदायक है। बिकॉज इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि घर में कितने सारे अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लिविंग एरिया यानी कि ड्राइंग रूम में स्मार्ट टीवी है, राउटर लगा हुआ है। बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हैं राउटर है, बेबी मॉनिटर है। दूसरे बेडरूम में मोबाइल फोन, लैपटॉप है, बट और एक बेडरूम में वहां पर स्मार्ट टीवी है। तो अलग अलग चीजें हैं। और इस तस्वीर के जरिए अगर आप देखें तो घर के बाहर एक मोबाइल फोन एंटीना भी है, जिसका रेडिएशन हमारे घर तक पहुंच रहा है, घर के अंदर। ये चीज का मतलब है दोस्तों कि रेडिएशन इज अ गेम ऑफ डिस्टेंस। जी हाँ, जब मैंने ये चीज आपसे कहा ना, रेडिएशन इज अ गेम ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब कि जितना ज्यादा हम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए नजदीक रहेंगे, करीब रहेंगे, उतना ही ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे लिए नुकसानदायक है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो एक मोबाइल फोन होता है उसका रेडिएशन का जो दायरा होता है चारों तरफ, वो रहता है तकरीबन 2 फीट, यानी कि एक हाथ। जो हम अपने शोल्डर से लेके उंगलियों तक देखते हैं तो एक जो पूरा हाथ है वो 2 फीट का पूरा उसका दायरा रहता है। इसके लिए कहा जाता है कि जब आप मोबाइल इस्तेमाल न करें, अपने मोबाइल को अपने शरीर से एक हाथ दूर रखा करें, यानी कि 2 फीट दूर रखें। तो एक मोबाइल फोन का रेडिएशन का दायरा जो रेडियस 2 फीट है, तो उसी तरह से एक लैपटॉप है, कंप्यूटर हो गया, आईपैड, टैब हो गया, तो इसका जो रेडिएशन का जो दायरा है ना, रेडियस पूरा, वो रहता है तकरीबन 3 से 3.5 फीट, 3.5 फीट तकरीबन। जी हाँ, उसी तरह से एक वाईफाई राउटर, उसका जो रेडिएशन का दायरा है वो रहता है तकरीबन 9.5 से 10 फीट, एक वाईफाई राउटर का तकरीबन 10 फीट। जी हाँ, तो घर में अगर बेडरूम में या लिविंग एरिया में है और हम उसी के नजदीक इतना बैठे रहते हैं घर में, बेडरूम में ज्यादातर आप देखते हैं वाईफाई राउटर लगाया जाता है, और जिसको हम स्विच ऑफ भी नहीं करते, और उसी रूम में हम सोते भी हैं रात को, वाईफाई राउटर स्विच ऑन है, तो पूरे घर में उस बेडरूम में रेडिएशन का जो एक्सपोजर है, जिसकी वजह से हमारे सेहत के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा एक अगर मोबाइल एंटीना की बात करें तो सड़क पर या घर के टेरेस पे, बिल्डिंग के छत पे, आसपास में जो मोबाइल एंटीना लगा रहेगा, उसका रेडिएशन का जो रेडियस दायरा पूरा जो रहता है चारों दिशा में, वो रहता है 250 से 300 फीट। जी हाँ, और इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि रेडिएशन इज अ गेम ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जितना ज्यादा हम करीब रहेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के और रेडिएशन के, उतना ही वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हानिकारक नुकसान हमारे शरीर पे होंगे, हमारे सेहत पे इम्पैक्ट होगा। राइट, और जैसे मैंने बताया यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम एक दिन में इससे होने वाले नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रेडिएशंस एक स्लो पॉइजन, धीमे जहर की तरह, साइलेंट किलर की तरह हमारे शरीर पे नुकसान पहुंचा रहा है। तो इन चीजों के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए और उन्हें बताइए। ऑफ कोर्स ये चीज दिखाई नहीं देती और इनविजिबल है, ऑफ कोर्स, और ना ही हम उसे महसूस कर सकते हैं, तो लोग इसे मानने को भी तैयार नहीं होते। लोग कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें। तो दोस्तों मैं ये तस्वीर के जरिए लोगों को जानकारी देता हूँ कि अगर रेडिएशंस दिखाई देते ना, तो शायद कुछ इस प्रकार होता जो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। जिस तरह एक पूरा का पूरा शहर है, बिल्डिंगे हैं, सड़कें हैं, और सब जगह पे आसपास में मोबाइल एंटीनास लगे होंगे पूरे शहर में। एक मोबाइल एंटीना सैकड़ों मोबाइल को सिग्नल दे रहा है, तो सोचिए पूरे शहर में जो इतने सारे मोबाइल एंटीनास लगे हुए हैं, तो किस तरह से पूरा एक मकड़ी के जाल की तरह, स्पाइडर वेब की तरह ये पूरा फैला हुआ है, और हम इसी के बीच में रह रहे हैं कंटिन्यूसली 24/7। क्योंकि हम अपने घर में रात को वाईफाई तो स्विच ऑफ कर सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप स्विच ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल्स को एयरप्लेन मोड या फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं, पर क्या मोबाइल एंटीना स्विच ऑफ होते हैं? नहीं ना, मोबाइल एंटीना तो 24/7 ऑन रहते हैं और कंटिन्यूसली सिग्नल्स है ही वहां पर, तो उसको तो स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। तो और अगर हमारे घर के आसपास में और इस तरह से पूरा ये जो आप देख पा रहे हैं, इतने सैकड़ों मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं जिससे कंटिन्यूस सिग्नल्स एमिट हो रहे हैं, तो रेडिएशंस भी तो कंटिन्यूसली हमारे आसपास में है और एक पूरा मकड़ी के जाल की तरह फैला हुआ है, जिसके बीच में हम फंसे हुए हैं। इनमें से बच के निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखने के बाद पता है लोग क्या कहते हैं? लोग तस्वीर को देखने कहते हैं सर हम लकी हैं कि हमें ये चीज दिखाई नहीं देती। मैं कहता हूँ अनलकी है, क्योंकि अगर ये चीज दिखाई देती ना, तो हमने कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाए होते अपने आप को बचाव करने के लिए, सावधानी बरतने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। पर जब ये चीज दिखाई नहीं दे रही ना दोस्तों, तो नेचुरली ऑफ कोर्स हम इसके लिए कोई कदम भी नहीं उठा रहे हैं। हम वेट करें कि जब कुछ अगर होगा ना, कुछ प्रॉब्लम होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, तब हम देखेंगे, तब इलाज कराएंगे। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे,
राइट, यानी कि गलत बात है तो हमें सावधानी पहले से बरतना जरूरी है। और उस सावधानी बरतने के लिए जब सॉल्यूशंस हमारे मोदी के नेटवर्क में मौजूद है, मोदी केयर एनवायरमेंट लोग, तो क्यों ना उन सॉल्यूशंस का हम फायदा लें और आगे से पहले से लोगों को बताएं जानकारी। दोस्तों इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ जब बताते हैं ना एनवायरमेंट लोग के बारे में, तो बहुत गर्व से बताइए, प्राउडली बताइए। क्यों जानते हैं? बिकॉज कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद ही नहीं है मोदी केयर के अलावा। जी हाँ, सिर्फ मोदी केयर ही एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर एनवायरमेंट और एनवायरमेंट जैसे प्रोडक्ट्स मौजूद है। अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट्स ही नहीं है। और उसके अलावा दूसरे जो ब्रांड्स के कोई और भी अन्य ऐसे रेडिएशन प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी कोई ऐसे अवेलेबल नहीं है, और ना ही हमें हमारे कोई इतने मार्केटिंग कंपनीज में ऐसे मौजूद है सिवाय मोदी केयर के। मोदी केयर इज ओनली कंपनी जो हमें सपने पूरे करने में मदद करता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी देता है, साथ ही साथ ऑफ कोर्स हमारे सेहत का यानी हेल्थ का पूरा ध्यान भी रखता है। तो हम बाकी सब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मोदी केयरियंस जो है 2 कदम आगे चल रहे हैं दोस्तों। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है, राइट। आज हमें लोगों को ये जानकारी देनी पड़ रही है प्रोडक्ट्स के बारे में, हम लोगों को बता रहे हैं, पर आने वाले कुछ सालों में दोस्तों ऐसा वक्त आएगा कि जब लोग हमें ढूंढते हुए आएंगे, आप सभी लोग मोदी केयरियंस को ढूंढते हुए आएंगे और कहेंगे कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स मौजूद है ना आपके नेटवर्क में, हमें भी दिलवाइए, हमें भी चाहिए ये प्रोडक्ट्स। ये भी ऐसा होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें लोगों के साथ आप जानकारी जरूर शेयर करें इस तरह से। और ऑफ कोर्स इसके अलावा जी हाँ, सारिका शर्मा जी लिख रही हैं, एब्सोल्युटली राइट सर, सो वेरी ट्रू। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। एंड ऑफ कोर्स इन रेडिएशंस के जरिए जब कंटिन्यूसली हम रहते हैं ना दोस्तों, तो उससे हमारे जो सेहत पे इंपैक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं जैसे थकावट महसूस होती है, यानी फटीग, टायर्डनेस, सर दर्द, बदन दर्द, हेडेक्स या बॉडी पेन, लोअर इम्यूनिटी यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, पुअर स्लीप क्वालिटी, नींद खराब होना, बैड स्लीप क्वालिटी, डिस्टर्ब स्लीप, हाई स्ट्रेस, तनाव बढ़ जाता है, बिकॉज रेडिएशंस बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा करता है। और यही चीज की लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए कि हम कैसे अपने आप को इन रेडिएशन से सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों आज के समय में कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हम अगर आपके साथ बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो छोटे अरसे में ऐसे होने वाले कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि सर दर्द की बीमारी यानी कि हेडेक्स, मेमोरी लॉस यानी भूलने की बीमारी, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी यानी कि स्लीप डिसऑर्डर, बैड स्लीप क्वालिटी, ये सारी चीजें आज सभी के घरों में मौजूद है। जी हाँ, सभी के घरों में, क्योंकि सबके साथ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और जब ये हेल्थ प्रॉब्लम्स सबके साथ हो रहे हैं ना दोस्तों, तो लोग इसे बहुत ही लाइटली लेते हैं, ये सोच के कि हमारे अकेले के साथ थोड़ी ना ये चीज हो रही है, सबके साथ हो रहा है। और जब ये सबके साथ हो रहा है तो फिर एक कॉमन चीज है और इसे नजरअंदाज करते हैं, ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे। तो लोगों को बताइए कि आज ये छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स कल को कब बड़े बीमारियों में बदल जाएंगे हमें पता तक नहीं चलेगा। और अगर लंबे समय में हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो हार्ट अटैक के केसेस, बर्थ डिफेक्ट्स, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीजें, और ऑफ कोर्स लो स्पर्म काउंट यानी कि इनफर्टिलिटी केसेस कितना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीजें हैं। मैं आप सभी से यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो 40 साल या उसके ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, अबव 40 इयर्स या फिर सीनियर सिटीजन्स, राइट, जो 40 साल या उसके ऊपर की उम्र के लोग हैं, वो ज्यादातर अपना मोबाइल कौन से जेब में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? अगर आपको पता है, आपने ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया है, तो इस सवाल का जवाब दीजिए, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि ज्यादातर 40 साल या उसके ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, 40+ इयर्स या सीनियर सिटीजन्स, वो अपना मोबाइल फोन कौन सी जेब में रखते हैं। जी हाँ, इसका जवाब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। संजय टिस्वाव का लिख रहे हैं शर्ट पॉकेट्स में, शर्ट की पॉकेट्स में। एब्सोल्युटली ट्रू, सही बात है, बहुत सही जवाब दिया संजय टिस्वाव सर ने। जी हाँ संजय जी, शर्ट पॉकेट्स, टी शर्ट पॉकेट्स यानी कि ऊपर की जेब में, दिल के करीब। विष्णु शर्मा जी लिख रहे हैं शर्ट पॉकेट्स, करिश्मा गुरबानी लिख रही है शर्ट पॉकेट्स में, दिनेश कुमार ने लिखा शर्ट की पॉकेट्स में। एब्सोल्युटली ट्रू, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। विमल अरोड़ा लिख रहे हैं ऊपर की जेब में, यानी कि सही, ऑफ कोर्स ऊपर का जेब यानी कि शर्ट टी शर्ट पॉकेट्स में। कहने का मतलब है दोस्तों, जब हम अपना मोबाइल फोन अपने शर्ट के या टी शर्ट के पॉकेट में रखते हैं, तो उन मोबाइल फोन्स में निकलने वाले जो रेडिएशंस यानी कि जो तरंग, विकिरण जिसे हम कहते हैं हिंदी में तरंग, रेडिएशंस, वो रेडिएशंस हमारे दिल की धड़कनों को तेज कर देते हैं, यानी कि ज्यादा तेजी से हमारा दिल धड़कने लगता है। वैसे हमारा 1 मिनट का जो हार्ट बीट है वो कितना होता है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पर? 1 मिनट, 1 मिनट में हमारी दिल की धड़कनें कितनी होती है ऑन एन एवरेज? आई एम श्योर आप सभी लोग जानते रहेंगे 1 मिनट में हमारी दिल की धड़कनें कितनी होती है। रेणु रमाकांत कुमावत लिख रहे हैं 72, एब्सोल्युटली ट्रू। प्रियांशु जी ने भी लिखा है, दिनेश कुमार लिख रहे हैं 72, यानी कि 1 मिनट में हमारी दिल की धड़कन 72 बार, 72 टाइम्स धड़कता है दिल, राइट। ये एवरेज स्टैंडर्ड हमारा हार्ट बीट है। अब सोचिए कि अगर 72 के बजाय 78, 80, 85, 90 इतना तेजी से ज्यादा दिल हमारा धड़क रहा है, तो हमारे हार्ट के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर आ रहा है इतना तेजी से धड़कने के लिए। और इसी को मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया यानी कि इर्रेगुलर या फिर रिपीटेटिव हार्ट बीट्स, यानी कि जितना ज्यादा तेजी से दिल धड़केगा उतना ही हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा और उसके वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होने के रिस्क, चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों तो ये सारी चीजें लोगों से जानकारी शेयर करें। अब अगर एग्जैक्टली हम इनके ऑपोजिट बात करें, तो जो 40 साल से कम उम्र के यंगस्टर्स हैं
लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज, 40 साल या उससे कम उम्र वाले लोग, वो अपना मोबाइल फोन कहाँ रखते हैं, कौन सी जेब में रखते हैं? अगर आपने ये भी ऑब्जर्व किया तो जल्द से जल्द इसका चैट बॉक्स में जवाब लिख के भेजिए और बताइए कि लेस देन 40 इयर्स या फिर यंगस्टर्स जो है वो अपना मोबाइल फोन कहाँ रखते हैं, कौन सी जेब में रखते हैं, राइट? आई एम श्योर आपको इसके बारे में भी जानकारी रहेगी, तो इसका जवाब आप जल्द से जल्द चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। संजय टिसगांवकर जी फिर से लिख रहे हैं पैंट पॉकेट में, ऑफ कोर्स वेरी ट्रू। रमाकांत कुमार जी लिख रहे हैं पैंट पॉकेट्स, दिनेश कुमार लिख रहे हैं लोअर पॉकेट्स, विष्णु शर्मा, रमेश चंद ये सब लिख रहे हैं पैंट्स की पॉकेट में, जीन्स के पॉकेट में। करिश्मा कुलबानी जी ने लिखा है, मिथिलेश पांड्या लिख रहे हैं पैंट पॉकेट्स में, डॉक्टर लालजी प्रजापति लिख रहे हैं जीन्स की पॉकेट में, ऑफ कोर्स विमल अरोड़ा जी ने लिखा है पैंट की जेब में लेफ्ट साइड में। एब्सोल्युटली ट्रू, ऑल ऑफ यू आर ऑल करेक्ट। यानी कि हम ये सारी चीजें पैंट पॉकेट्स में, ज्यादातर यंगस्टर जो है वो अपने पैंट पॉकेट्स में, जीन्स के पॉकेट्स में, फ्रंट या बैक पॉकेट्स में रखते हैं, राइट? ये सारी चीजें तो लोगों को ये जानकारी दीजिए। और जब हम मोबाइल फोन अपने जेब में रखते हैं ना, पैंट के आगे के पीछे के जेब में, जिसकी वजह से जेंट्स के अंदर, पुरुषों में खास करके स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणु की गिनती कम होने के चांसेस, रिस्क बढ़ जाते हैं अप टू 30%, 30% स्पर्म क्वालिटी यानी शुक्राणु की गिनती कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी केसेस आगे चल के बढ़ते हैं। सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ते जा रहे हैं आज के वक्त में, बिकॉज महिलाएं भी जीन्स, वेस्टर्न आउटफिट्स, ये सारी चीजें पहनते हैं ऑफकोर्स, और अगर सलवार कमीज भी पहनती है तो सलवार कमीज में भी वो जेब सिलवाते हैं, तो जिसकी वजह से महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में इनफर्टिलिटी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स। जी हाँ, संजय तिसगांवकर जी आपने लिखा है, और इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या निकला है आप देखिए। हस्बैंड वाइफ कपल्स जो है, मियां बीवी, बच्चे कंसीव नहीं कर पाते, बच्चे पैदा होने में दिक्कतें आती हैं, और सॉल्यूशन क्या आ गया इसका बाहर? इसका सॉल्यूशन है आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, जो आज हर गली मोहल्ले में खुलते जा रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले कभी सुना तक नहीं था, हमें पता भी नहीं था। आज ये हर गली मोहल्ले में आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खुलते जा रहे हैं, तो इनके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीजें बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स, हम देखते हैं कि कितने सारे बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, 5th 6th मंथ में, 6th 7th 8th मंथ्स में, राइट? 9 महीने से पहले। और जब बच्चे 9 महीने बाद पैदा भी होते हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी के साथ पैदा होते हैं, और उनका इलाज चल रहा होता है हॉस्पिटल्स में कितने महीनों तक, राइट? ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें लोगों के साथ जानकारी शेयर करें। कहने का मतलब दोस्तों की फोकस इस हेल्थ प्रॉब्लम्स पे ज्यादा करें, बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी चीज है जो दिखाई देती है और महसूस होता है। सोचिए कि अगर किसी इंसान को सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द जैसी चीजें हो रही है तो उसे महसूस होगा ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और अगर किसी इंसान को कई रातों से नींद ना आई हो, रातें जाग के निकाली हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाए, तो ये डार्क सर्कल्स भी तो दिखाई देते हैं, विजिबल है। कहने का मतलब है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई भी देता है और फील भी होता है, जबकि रेडिएशन हमारे आसपास में सब जगह पे, ना हम देख पा रहे हैं ना उसे फील कर पा रहे हैं। जैसे कि ऑफ कोर्स हमारे मोबाइल में सिग्नल है, राइट? हम सबके मोबाइल में सिग्नल है, पर वो मोबाइल का सिग्नल कहाँ से आ रहा है? आसपास के मोबाइल टावर से, जो नजदीक में सड़क पर या बिल्डिंग के छत पे मोबाइल एंटीना लगा है। पर क्या उस मोबाइल टावर से लेके हमारे मोबाइल डिवाइस तक, हमारे मोबाइल तक आने वाले उस सिग्नल का रास्ता हमें दिखाई दे रहा है? नहीं ना, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा कि किस रास्ते से सिग्नल हमारे मोबाइल तक पहुंच रहा है। यानी सिग्नल है तो रेडिएशन भी है, और यही रेडिएशन चारों तरफ है हमारे, जिसका नुकसान हमारे सेहत पे हो रहा है। दोस्तों सिर्फ बड़ों के ऊपर ही नहीं, बच्चों के ऊपर भी, और इनफैक्ट बच्चों के ऊपर तो बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जानते हैं क्यों? छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर के हो जाते हैं, सर दर्द जैसी चीजें बच्चे महसूस करते हैं, फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ये सारी चीजें जो है ना बच्चों के साथ हो रही है, माँ बाप समझ ही नहीं पा रहे, पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि बच्चे इस तरह से क्यों बर्ताव करते हैं, राइट? जब डॉक्टर ने इसे आइडेंटिफाई किया तो कहा कि ये ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम जैसी बीमारी के लक्षण है, ऑटिज्म जैसी बीमारी के लक्षण है। तो इसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, ये सारी चीजें। तो दोस्तों ये सारी चीजें, और बच्चों के ऊपर जैसे मैंने कहा बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 अलग ब्रेन के इमेजेस हैं, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड वर्सेस 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड वर्सेस एन अडल्ट। अडल्ट यानी कि वो 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर के, और इनके कानों के पास जो मोबाइल फोन है, इसका रेडिएशन का आप देख सकते हैं पेनिट्रेशन कितना ज्यादा ब्रेन के अंदर जा रहा है। सबसे ज्यादा 5 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर है, जो आप देख सकते हैं, राइट? और जो लाल हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ब्रेन के अंदर, सबसे ज्यादा उतना ही बच्चों के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, एक 5 साल तक के बच्चे के ब्रेन के अंदर। दूसरा आप 10 साल के बच्चे के अंदर देखिए तो थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली 5 साल के कंपैरिजन में, पर उधर भी है। और सबसे कम एक अडल्ट यानी 18 साल से ऊपर की उम्र के जो है 18 इयर्स, उनके ब्रेन में बहुत कम है। क्यों? बिकॉज छोटे बच्चे जो है ना, उनके जो ब्रेन स्केल का थिकनेस होता है वो रहता है 0.5 मिलीमीटर यानी कि 1 mm से भी आधा, जबकि एक 10 साल तक के बच्चे के ब्रेन स्केल का थिकनेस होता है 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर। और हम जैसे फुली ग्रोन अप अडल्ट जो है, हमारे ब्रेन स्केल का थिकनेस होता है 2 मिलीमीटर, 2 mm। और इसी वजह से छोटे बच्चों में बड़ों के मुकाबले मोबाइल रेडिएशन का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ये जानकारी लोगों तक शेयर करिए। संजय टिसगांवकर से लिख रहे हैं, 2 साल हम सबसे ज्यादा मोबाइल यूज हुए हैं चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लासेस में। एब्सोल्युटली ट्रू। कोरोना के चलते हुए स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद था, ट्यूशंस, क्लासेस सब ऑनलाइन हो रहा था। कोई ऑप्शन था? बच्चों को मोबाइल थमाना था या आईपैड या लैपटॉप थमाना था, और उसी के जरिए बच्चों को हमने ये सारी चीजों की क्लासेस, ट्यूशंस अटेंड करवाए। तो सोचिए कि जब हम ये सारी चीजें बच्चों को दे रहे थे, हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहा उस वक्त, तो फिर इससे होने वाला जो नुकसान है बच्चों से कैसे दूर रख सकते हैं ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें लोगों के साथ जरूर जानकारी शेयर करें। और इतना ही नहीं दोस्तों,
बड़े बड़े न्यूज चैनल्स या WHO जैसे एजेंसीज जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सब चीजों के बारे में कह चुके हैं कि रेडिएशन कितना नुकसानदायक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो दोस्तों साल 2011 में यानी कि 2011 में कहा था कि रेडिएशन के जरिए कैंसर हो सकता है, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक यानी पॉसिबली कैंसरियस, इससे कैंसर होने का रिस्क चांसेस बढ़ सकता है। सोचिए 10 साल पहले यानी कि 2011 में कहा था, आज हम 2022 में है, तो कितने लोगों को ये जानकारी है, अवेयरनेस है। ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाइए। और ऑफ कोर्स सबसे फेवरेट तस्वीर मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। हर एक मीटिंग में, हर एक ट्रेनिंग में मैं ये तस्वीर शेयर करता हूँ आप सभी के साथ। इसमें देख सकते हैं 2 तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरों में छोटे बच्चे हैं। एक बच्चे के हाथ में सिगरेट है, दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। अब देखने पर दोस्तों आपकी राय क्या है, कौन सी तस्वीर गलत है? क्या आपको लगता है सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर गलत है? तो चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि जी हाँ, 1 नंबर की तस्वीर यानी कि 1 नंबर सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर गलत है। या अगर आपको लगता है 2 नंबर की तस्वीर गलत है, जहां पर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, वो तस्वीर गलत है, तो आप वो तस्वीर को लिख के भेज सकते हैं कि 2 नंबर की तस्वीर गलत है। और अगर आपको लगता है दोनों ही गलत है, तो आप लिख दीजिए कि 1 और 2 यानी कि दोनों ही गलत है। चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। मैं ये सवाल फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है तस्वीर देख के तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि कौन सी तस्वीर गलत है, और आप सब इतने समझदार हैं, सारी चीजें जानते हैं, पर फिर भी इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब आप लोगों के पास जाए ना एनवायरो ग्रुप लेके, तो ये तस्वीर दिखा के लोगों से पूछिए कि उनकी राय क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, और तब आपको पता चलेगा कि लोग एक्चुअल में क्या जवाब देते हैं। विष्णु शर्मा जी लिख रहे हैं बोथ, और उसके अलावा सारिका संजय तिसगांवकर लिख रहे हैं मोबाइल वाली नंबर तस्वीर 2 गलत है। प्रियांशु लिख रहे हैं 2, करिश्मा गुरबानी लिख रहे हैं दोनों, कीर्ति मिश्रा लिख रहे हैं, ममता शर्मा लिख रहे हैं बोथ, विमल अरोड़ा लिख रहे हैं दोनों भी, और सारिका शर्मा लिख रहे हैं एक पॉइजन से बचा रहा है तो दूसरा पकड़ा रहा है पॉइजन को हाथ में। मुकेश नागेश लिख रहे हैं दोनों ही गलत है। एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब दोनों ही तस्वीरें गलत है, ज्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया। प्रियांशु जी ने, उसके अलावा दिनेश कुमार, धीरेन्द्र सिंह, मनोज सिरोही लिख रहे हैं दोनों गलत है। मोबाइल मिथिलेश पांड्या जी लिख रहे हैं मोबाइल फोन वाली तस्वीर गलत है। मनीष नेगी लिख रहे हैं दोनों। अमित चौधरी जी, सबने ज्यादातर यही जवाब दिया। रमेश चंद जी, कलावती कोहली, उसके अलावा नीलम सोनी, वंदना विमल जी, ज्योति रघुवंशी, सबका नाम, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, पर सारे मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, ज्यादातर लोगों ने यही लिखा है कि दोनों गलत है। जी हाँ, गोल्डी जैन, मनोज सिरोही, स्वाति जी, रंजीत कौर, सारिका शर्मा, एवरीवन। सो दोस्तों ये सारी चीजें लोगों के साथ जानकारी शेयर करिए, बिकॉज हम जब छोटे बच्चे किसी चीज को लेकर जिद करते हैं और हम अगर उनकी जिद पूरी नहीं करते तो उनका रिएक्शन क्या होता है, चीखना, चिल्लाना, रोना, है ना, एग्रेसिव बिहेवियर। पर क्या हम ऐसे वक्त में बच्चों को हाथ में सिगरेट थमाते हैं? आई एम श्योर कोई नहीं थमाता चुप कराने के लिए, पर हम बच्चों को आसानी से मोबाइल जरूर थमाते हैं ताकि बच्चे शांत हो जाए, मोबाइल हाथ में देने पर उनका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए और वो भूल जाए कि वो किस चीज के लिए जिद कर रहे थे। वो सिंपल सी चीज है। यहाँ तक कि बच्चे घर में अगर खाना नहीं भी खाते तो बच्चों के सामने मोबाइल या आईपैड, टैब पे हम कुछ गाने, म्यूजिक, कार्टून चालू करके दे देते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 1 हफ्ते पर आप ये करके देखिए और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद बिना मोबाइल और वो सब के बगैर उनको खाना खिला के दिखाइए। क्या आपको लगता है वही बच्चे खाना खाएंगे? आई एम श्योर नहीं खा पाएंगे, राइट। ये सारी चीजें हैं, लोगों के साथ जानकारी शेयर करें। तो दोनों ही तस्वीरें गलत है। सिगरेट स्मोकिंग वाली जो तस्वीर है उससे होने वाला जो नुकसान है ना, वो दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली विजिबल है, राइट। और ऐसी चीज करनी भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, गलत है। और जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए बच्चे की जो तस्वीर है ना, उससे होने वाला जो नुकसान है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल, अदृश्य है। आज नहीं पर मे बी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद नजर आएगा। तो तब क्या करेंगे? तब तो बीमारी हो चुकी है। सॉल्यूशन क्या रहेगा कि उस बीमारी का इलाज कराएं। तो क्यों ना सावधानी बरते, अपने आप को सुरक्षित रखें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। ये सारी चीजें लोग साथ शेयर करें। बड़े बड़े देश जो कदम उठा रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताइए। अभी तक हमेशा से हमने बाहर के जो बड़े बड़े देश हैं, एक सेकंड, सवाल आया, एक मैसेज आया हुआ है, संजय टिस्गांवकर लिख रहे हैं सिंपल प्रैक्टिस मोबाइल डे टू डे में इस्तेमाल हो रहा है। ज्योति गौर लिख रहे हैं नहीं सर, बच्चों की आदत हो गई है। एब्सोल्युटली ट्रू, बच्चों की आदत ही हो गई, बिकॉज ये आदत तो हम ही डलवा रहे हैं। अगर सोचिए कि माँ बाप को बच्चे परेशान कर रहे हैं घर में, तो हम बच्चों के हाथ में आसानी से उन्हें मोबाइल थमा देते हैं कि हमें परेशान मत करो, राइट। पर ये लो मोबाइल हाथ में, गेम खेलो या जो भी करना है, पर हमें परेशान मत करो। खाना नहीं खाते बच्चों का तो बच्चों को सामने हम मोबाइल पे चालू करके गेम्स, कार्टून दे देते हैं, गाने सुनाते हैं और उनको ये सब दिखाते हुए, सुनाते हुए हम खाना खिलाने लग जाते हैं। तो आदत कौन डलवा रहा है? हम बड़े तो डलवा रहे हैं ना। तो जिम्मेदार कौन हुए? बच्चे की बड़े? ऑफ कोर्स हम बड़े जिम्मेदार हुए, क्योंकि अगर हम ये सारी चीजें जानते हैं और उसके बावजूद अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो नेचुरली नुकसानदायक है हमारे बच्चों के लिए। और वही नुकसान आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। मैंने वही तो कहा कि कुछ साल बाद नजर आएगा, तब क्या करेंगे? तब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तब तो बच्चों का इलाज कराना ही पड़ेगा हमें, कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है। तो क्यों ना आज सावधानी पहले से बरतें, राइट। यही चीज मैंने आपसे कहा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। दोस्तों बड़े बड़े देश जो कदम उठा रहे हैं, जिसमें फ्रांस, इजराइल, इटली, ताइवान, इन्होंने अपने देशों में छोटे बच्चों के नर्सरी, प्राइमरी स्कूल्स है ना, वहाँ पर वाईफाई, वायरलेस डिवाइसेस बैन कर दिया ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। तो ये सब तो कदम बाहर के देश उठा रहे हैं, पर अपने भारत देश में क्या, इंडिया में क्या, इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। बिकॉज जब हम लोगों को बताते हैं तो लोग बोलते हैं बाहर के देश में तो स्तर हुआ है, पर हमारे इंडिया में क्या हुआ है वो बताइए। तो इंडिया में दोस्तों राजस्थान ने अपने राजस्थान राज्य में, स्टेट में, ये
प्रतिबंध कर दिया है, प्रोहिबिट किया है कि कोई भी मोबाइल टावर स्कूल और हॉस्पिटल्स के आसपास के परिसर में या नजदीक में उनके स्कूल कॉलेजेस के ऊपर न लगाया जाए और आसपास के परिसर में न लगाया जाए। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बैन कर दिया मोबाइल टावर लगाने से स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आसपास में, राइट। तो ये चीजें लोगों को बताई है। उसी तरह से मुंबई में, जी हाँ, स्कूल्स कॉलेजेस और ओल्ड एज होम्स, यानी कि जो सीनियर ओल्ड एज होम्स होते हैं, वृद्धाश्रम और स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, उनके आसपास के 100 मीटर के परिसर में मोबाइल टावर्स लगाने से मना कर दिया। इनफैक्ट मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने मोबाइल टावर्स को ओपन ग्राउंड्स, बच्चों का गार्डन, प्ले ग्राउंड्स यहाँ पर भी लगाने से मना कर दिया। तो ये सब कदम अपने देश में, भारत देश में ही उठा चुके हैं। इसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। और दोस्तों सबसे बढ़िया रेफरेंस ना, वो है हमारे पास मौजूद हमारा मोबाइल फोन मैनुअल, राइट। जी हाँ, मोबाइल फोन मैनुअल। यहाँ पर मेरा फिर आप सबसे सवाल होगा, और एक नहीं 2 सवाल होगा। एक और चीज, एक मैसेज आया हुआ है, संजय टिसगांवकर लिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 फैमिली को एनवायरनमेंट लगा चुका हूँ और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं संजय टिसगांवकर की। मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार संजय जी के लिए जरूर एक हैंड रेस करें या एक बार क्लैप कर दें वहां से, जहां पर भी आप बैठे अपने घरों में। बहुत ही अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं संजय शर्मा जी, जबरदस्त। 1000 लोगों को अगर अपने फैमिली को एनवायरनमेंट लगा चुके हैं, उनको दे चुके हैं, तो आप लोगों को कितना अच्छा काम करके उन्हें आप सेफ रख रहे हैं रेडिएशन से होने वाले नुकसान से। और ऑफ कोर्स इसी के लिए मैं आपको बताना भी चाहूंगा आप सभी को कि मोदी के ने पिछले 6 सालों में, जब से एनवायरनमेंट मोदी के नेटवर्क में मौजूद है ना, पिछले 6 सालों से, सिंस 2016 से तब से लेके आज तक, मोदी के ने तकरीबन 35 लाख लोगों तक एनवायरनमेंट जैसे प्रोडक्ट्स पहुंचाए हैं, उनके परिवार तक पहुंचाए। सोचिए 35 लाख, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों ने इतने अपने आसपास के जान पहचान के लोगों में जितने लोगों तक पहुंचाया, तो 35 लाख यानी कि 35 लाख लोगों तक आपने ये एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट जैसे प्रोडक्ट्स आपके पहचान के जरिए लोगों को ये आपने पहुंचाया। तो इसके लिए आप सबको श्रेय जाता है। तो बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए, और बहुत ही थैंक यू सो मच कहूंगा आप लोगों को कि आपने इतना बढ़िया काम किया हुआ है, राइट, मोदी कैबिनेट जाते हुए। तो ये सारी चीजें लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और जी हाँ दोस्तों, मेरा सवाल है कि आप सभी लोग कितने सालों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? कम से कम 10 साल से, कम से कम, राइट। आई एम श्योर, बिकॉज कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आज जिंदगी में फर्स्ट टाइम पहली बार मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, या उसे पता ही नहीं कि मोबाइल क्या होता है, आज पहली बार जिंदगी में उसे मोबाइल देखा, ऐसा तो है ही नहीं ना कोई भी। आई एम श्योर आप सभी लोग पिछले 10 सालों से तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम 10 साल। अगर मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैं साल 2004 से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे खुद को 17 साल हो गए मोबाइल इस्तेमाल करते हुए। जी हाँ, यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं 15 साल, 10 से 12 साल, ऑफ कोर्स 12 साल हो गए, यस, कंटिन्यूसली, मतलब 10 साल से तो ज्यादा ही हो गए, कम से कम 10 या उससे ज्यादा। तो सोचिए कि क्या हम 10 साल पहले जो मोबाइल खरीदा था, क्या वही मोबाइल आज भी हम खरीद के चला रहे हैं, राइट। क्या पिछले 10 साल से सेम मोबाइल चला रहे हैं? जैसे मनोज सिन्हा लिख रहे हैं 4 साल से चला रहे हैं, तो क्या जो 4 साल पहले मोबाइल खरीदा था वही मोबाइल फोन आज भी सेम वापर रहे हैं आप? सभी से सवाल है, नहीं ना। हमने 10 सालों में कितने बार नए नए मोबाइल फोन खरीदे होंगे। कोई लोग हर 1 साल में नया मोबाइल खरीदते हैं, कोई लोग 2 से 3 साल में नए नए मोबाइल खरीदते हैं, राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। कह रहे हैं, मेरी समझने की बात करना, जो समझ कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करिए कि हम 10 साल से अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने 10 साल में कई बार मोबाइल फोन बदले किए, कम से कम 2 या 3 साल, हर 2 या 3 साल में मोबाइल चेंज किया है, मोबाइल अपग्रेड किया, कभी मोबाइल टूट गया, बिगड़ गया, जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन्स में आ गए हम, राइट, बेसिक मोबाइल फोन से। तो जब इतने बार मोबाइल फोन एक इंसान बदलता है 10 साल के अंदर 2 से 3 बार, तो एक घर परिवार में 4 सदस्य तो है, एटलीस्ट 4 फैमिली मेंबर्स, तो 4 सदस्यों के बीच में, राइट, कितने बार एक परिवार में नए नए मोबाइल फोन आए हैं 10 साल के अंदर? कम से कम 12 से 15 बार, कैलकुलेशन देखिएगा, 12 से 15 बार 10 सालों में एक घर परिवार में 4 सदस्यों के बीच में 10 से 12 बार नए नए मोबाइल फोन आए हैं। क्या एक बार भी हमने 1 मिनट का वक्त निकाल के उस मोबाइल के अंदर जो किताब होती है मैनुअल, उसको पढ़ा है? अगर आप लोगों ने वो मोबाइल मैनुअल जो किताब होती है मोबाइल के बॉक्स के अंदर, उसको पढ़ा है तो यस लिख के भेजिए। अगर नहीं पढ़ा है तो ऑनेस्टली, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा नो। मैं आपका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर सिर्फ यस या नो में जवाब दीजिए। अगर आपने मोबाइल फोन के अंदर किताब पढ़ी है तो यस, अगर नहीं पढ़ी है तो नो लिखिए। ये मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि जब आप अपने आसपास के लोगों से भी पूछेंगे ना कि क्या आपने मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ा है, तो ज्यादातर अधिकतर लोग आपको जवाब देंगे नो, नो में, नेवर। जैसे कि यहाँ पर भी सारे लोगों का जवाब नो में ही आ रहा है, राइट। क्यों? बिकॉज 100 में से तकरीबन 97, 98 लोग आपको बताएंगे कि हमने मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ा ही नहीं है। 1 या 2 लोग होंगे जो बोलेंगे हमने पढ़ा है पर हमें सही तरह से जानकारी नहीं। और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें, तो लोगों को ये सारी चीजें जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए कि मोबाइल फोन मैनुअल के अंदर क्या लिखा रहता है। और बहुत सारे मैसेजेस आए, सवाल जो पूछा मैंने, सभी का जवाब आप खुद भी चैट बॉक्स में देख सकते हैं, नो में ही लिखा हुआ है, कभी नहीं, नेवर, नो, नॉट कंप्लीटली, ये सारे जवाब आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है। और मोबाइल फोन मैनुअल में कहा जाता है कि जब भी आप फोन पे बात करें, अपने कानों में ईयरफोन्स, जी हाँ, हेडफोन्स, ईयरफोन्स लगा के इस्तेमाल करें और फोन पे बात करें। अगर आप किसी कारण की वजह से ईयरफोन्स, ये चीजें नहीं इस्तेमाल करते अपने कानों से लगा के, तो एटलीस्ट अपने मोबाइल फोन को अपने कानों से तकरीबन 15 से 20 मिलीमीटर दूरी बना के रखें, मेंटेन रखें, कानों से चिपका के न रखें,
कानों के और मोबाइल के बीच में सेफ डिस्टेंस यानी कि 15 से 20 मिलीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके मोबाइल फोन पे बात करें। क्यों? बिकॉज जब हम मोबाइल को अपने कानों से लगा के बात कर रहे होते हैं ना, तो उस मोबाइल में से निकलने वाला रेडिएशन हमारे ब्रेन के टेम्परेचर, दिमाग के अंदर गर्मी पैदा करता है और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता है। सोचिए कि अगर 10 मिनट फोन पे मोबाइल पे बात करने से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जब हम लगातार आधे घंटे 1-1 घंटे बात कर रहे हैं फोन पे, तो उससे कितनी हीट पैदा होती है ब्रेन के अंदर। उसकी बराबरी की गई है एक माइक्रोवेव ओवन के साथ। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन में 1 मिनट में जो खाना गर्म होता है और जो गर्मी पैदा होती है ना माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना गर्म करने के लिए, उतनी गर्मी अगर हम आधे घंटे 1 घंटे फोन पे बात करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर नर्व्स पक जाते हैं, टिश्यूज पकने लगते हैं ब्रेन के हमारे, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होने के रिस्क चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये जानकारी लोगों तक शेयर करिए। कॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं, जो काम के नहीं है तो उसको जरूर अवॉइड करें। टेक्स्ट मैसेज, SMS, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें उसकी जगह पे। और सबसे जरूरी चीज, जो सजेस्टेड रिकमेंडेड टॉक टाइम है ना, वो 6 मिनट प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मिनट प्रति घंटे। मुझे बताइए कि क्या हम हमारे घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, हमारे बॉस, कस्टमर, क्लाइंट, ऑफिस कलीग्स जिनसे बात करते हैं उनसे हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि अब 1 घंटे का 6 मिनट हो चुका है हमारा तुमसे बात करके, और अब हम अगले घंटे दोबारा तुमसे 6 मिनट के लिए बात करेंगे? पॉसिबल है ऐसा? नहीं ना, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो जब हम ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर पाते तो नेचुरली उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहिए, और सावधानी बरतने के लिए सॉल्यूशंस हमारे पास हमारे मोदी के नेटवर्क में मौजूद है, which is मोदी केयर एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट। दोस्तों सिर्फ मोबाइल फोन मैनुअल्स ही नहीं, आईपैड, टैब्स, लैपटॉप जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें मौजूद मैनुअल्स को भी जरूर पढ़ें, किताबों को। बिकॉज आईपैड, जो एप्पल कंपनी का जो आईपैड आता है ना, एप्पल तो इतना फेमस ब्रांड है, हम सब जानते ही हैं। तो एप्पल कंपनी के आईपैड में लिखा रहता है मैनुअल में कि जब आप बच्चों को आईपैड देते हैं ना इस्तेमाल करने के लिए, तो एयरप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए दीजिए, ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। तो ये सारी जानकारी लोगों के साथ शेयर करें। सॉल्यूशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपके सामने मौजूद है, यानी कि मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो। जी हाँ दोस्तों, क्यों एनवायरो चिप इस्तेमाल करना जरूरी है, क्यों एनवायरो ग्लो इस्तेमाल करना जरूरी है? लोग सवाल पूछते हैं, सर हमने एनवायरो चिप हमारे मोबाइल पे लगाया हुआ है, लैपटॉप पे लगाया हुआ है, आईपैड, टैब पे लगाया हुआ है, तो क्या हम एनवायरो ग्लो भी इस्तेमाल करें? कुछ सवाल उल्टा भी आता है। लोग कहते हैं कि सर अगर हम एनवायरो ग्लो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम एनवायरो चिप भी इस्तेमाल करें? दोनों ही चीजें इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि एनवायरो चिप जो है मोबाइल, लैपटॉप, टैब, वाईफाई राउटर, इनके हमारे पर्सनल गैजेट्स के लिए, खासकर मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड के लिए। क्यों? बिकॉज ये ऐसी चीज है जो हम अपने साथ अपने पर्स में, बैग में, जेब में कैरी करते हैं घर से बाहर निकलने पर, राइट? और एनवायरो ग्लो अन्य प्रकार के जो रेडिएशन हमारे आसपास में मौजूद है, अन्य प्रकार के रेडिएशन जैसे कि मोबाइल एंटीनास के जरिए, हाई टेंशन केबल लाइंस के जरिए, बिकॉज आज के वक्त में मोबाइल एंटीनास हमारे घरों के छत के ऊपर है, बिल्डिंग के टेरेस पे लगे हुए हैं, राइट? हाई टेंशन केबल लाइंस घरों के बाहर या वो ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं, ये सारी चीजें। इतना ही नहीं, इसके अलावा ऑफ कोर्स अन्य प्रकार के रेडिएशंस में वाईफाई सिग्नल्स, अन्य प्रकार के जो वाईफाई सिग्नल्स हमारे घर में मौजूद है, जैसे कि हम हमारे देखें तो हम जब अपने घर में अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं, अपना होम नेटवर्क, तो हमें ढेर सारे और भी अन्य प्रकार के वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल दिखाई देते हैं। कहाँ से आ रहा है वो वाईफाई कनेक्शंस? हमारे जो पड़ोसी हैं, आसपास में रहने वाले, उनके वाईफाई सिग्नल्स भी हमारे लैपटॉप, मोबाइल पे दिखाई देते हैं, कितने अवेलेबल कनेक्शंस। तो ये सारी चीजें हैं। अब इतने सारे रेडिएशंस हमारे आसपास में मौजूद हैं, तो नेचुरली इन अन्य प्रकार के अनकंट्रोलेबल अननोन सोर्सेज ऑफ रेडिएशन से कैसे बचाव करें? मोदी केयर का एनवायरो ग्लो इस्तेमाल करके, राइट? आई एम श्योर शारिका शर्मा जी, आपका सवाल क्लियर हो गया रहेगा। आपने लिखा है वाई चिप, क्यों चिप इस्तेमाल करें? तो चिप का इस्तेमाल अपने पर्सनल गैजेट्स के लिए। और दोस्तों एनवायरो चिप मोदी केयर में पर्सनल गैजेट्स के लिए, जैसे कि मोबाइल के लिए, आप देख सकते हैं इस प्रकार मोबाइल पे लगाया जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मोबाइल के पीछे बैक साइड में, जी हाँ, स्क्रीन के बैक साइड में पीछे साइड में सेंटर लाइन से बीचों बीच उसको एकदम लगाया गया है मोबाइल के ऊपर। अगर आप लैपटॉप एनवायरो चिप की बात करें तो लैपटॉप के लिए 3 एनवायरो चिप आते हैं। लैपटॉप के स्क्रीन के पीछे सेंटर में बीचों बीच एक एनवायरो चिप बड़ा वाला, और 2 छोटे एनवायरो चिप्स लैपटॉप के बेस में, यानी कि नीचे के हिस्से में, साइड की तरफ, सेंटर में, जो तस्वीरों में दिखाया गया। इस प्रकार से आप लैपटॉप पे एनवायरो चिप लगा सकते हैं, लैपटॉप वाला। अगर आईपैड या टैब पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंगल एनवायरो चिप जिसका आप इस्तेमाल आईपैड या टैब के पीछे स्क्रीन के बैक साइड में सेंटर में बीचों बीच करिए। और ऑफ कोर्स वाईफाई राउटर के लिए तो वाईफाई राउटर के टॉप पोर्शन पे सेंटर में बीचों बीच लगा दीजिए। यानी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए एनवायरो चिप मौजूद है। क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है? दोस्तों कोरोना के वक्त हमने ये सारी चीजें इस्तेमाल की, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। क्यों? कोरोना का खतरा था, नजर आ रहा था, देखते गए हम कितना केसेस बढ़ते गए। अपने आप को बचाव करने के लिए, सावधानी बरतने के लिए ये सारी चीजें की हमने। तो रेडिएशन से बचाव करने के लिए एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो सॉल्यूशंस मौजूद है। दोस्तों किस तरह से काम करता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, आईपैड, वाईफाई राउटर्स, ये जो है, ये जो रेडिएशन एमिट करते हैं उनका जो सिग्नल है रेडिएशन का, एक प्रकार का कांस्टेंट वेव्स है। कांस्टेंट यानी कि कंटीन्यूअस इन नेचर। जी हाँ, जो कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, एक ही प्रकार का कंटीन्यूअस वेव्स है, कांस्टेंट वेव्स, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में साइन वेव्स कहते हैं, राइट? टेक्निकल लैंग्वेज में। और जो हमारे शरीर का जो पैटर्न है, कम्युनिकेशन पैटर्न, वो आप राइट साइड में देख सकते हैं, जो कि रैंडम वेव्स है। रैंडम वेव्स, जी हाँ, जो अक्सर हम अपनी हार्ट की जब ईसीजी निकालते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फिर जब ब्रेन का, हमारे दिमाग का जो टेस्ट किया जाता है जिसको कहते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम,
जब ये टेस्ट किए जाते हैं ईसीजी या ईईजी, तो इसमें जो हमारे शरीर से जो सिग्नल आता है वो इस प्रकार का रैंडम वेव्स है, जो आप राइट साइड में देख सकते हैं। अब दोनों ही सिग्नल अलग प्रकार के हैं, दो अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में आ रहे हैं तो हमारे शरीर में मौजूद जो कोशिकाएं हैं, सेल्स जिसको हम कहते हैं, उन कोशिकाओं को डिस्टर्ब कर देते हैं, सेल्स का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है और उसकी वजह से वो सेल्स स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा कर रहे हैं। यानी रेडिएशंस बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस तनाव पैदा कर रहा है दोस्तों, और उसी स्ट्रेस को तनाव को कम करने में मदद करता है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो। दोस्तों हम कहीं पर भी रेडिएशंस को कम नहीं कर रहे हैं, उसे रोक नहीं रहे हैं, उसे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज रेडिएशन एक ऊर्जा है, एनर्जी, और साइंस कहता है कि जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी, उसे सिर्फ बदला जा सकता है, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसे रोक नहीं सकते, कम नहीं कर सकते या ब्लॉक नहीं कर सकते। तो हम रेडिएशंस को सिर्फ उसके नेचर को बदल रहे हैं, उसे कम नहीं कर रहे, उसे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं या उसे रोक नहीं रहे। अगर हम उसको रोकना चाहें, कम करें या ब्लॉक करें, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपना, वो सही तरह से काम नहीं करेंगे, राइट। तो इसीलिए ये बताइए लोगों को। और साथ ही साथ दोस्तों रेडिएशंस का नेचर बदलना है, यानी कि एग्जांपल के तौर पे हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, उस ट्यूबलाइट में से क्या लाइट आ रही है? सफेद रंग की। कौन सी? सफेद रंग की लाइट आ रही है। अब जो व्हाइट लाइट है, राइट, तो अगर हम उस ट्यूबलाइट के ऊपर एक कवर लगा दें, येलो रंग का पेपर लगा दें, ट्यूबलाइट को कवर कर दे पूरी तरह से येलो पेपर से, तो क्या हो जाएगा? वो ट्यूबलाइट का लाइट का कलर बदल जाएगा, सफेद से पीला हो गया, व्हाइट टू येलो। तो क्या हमने ट्यूबलाइट की पावर को कम ज्यादा किया? नहीं ना, हमने सिर्फ ट्यूबलाइट के नेचर को बदला। उसका लाइट जो व्हाइट था, सफेद, उसको पीला कर दिया, येलो, व्हाइट टू येलो। उसी तरह से हम सिर्फ रेडिएशंस के नेचर को बदल रहे हैं, ना कि रेडिएशंस को कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं या उसे ब्लॉक कर रहे हैं। ये जानकारी लोगों को दीजिए। और दोस्तों किस चीज का बना हुआ है ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, बिकॉज कई बार लोग पूछते हैं, तो उन्हें बताइए कि ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है। जी हाँ, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, INERT, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, जैसे अन्य प्रकार के सॉलिड रॉक्स, क्रिस्टल्स, ये सारी चीजें मौजूद होते हैं, नेचर में मौजूद है, कुदरत में। तो इसी चीजों का नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का मिक्सचर है, जिस तरीके से कंबाइन करके फॉर्मुलेट किया गया ना, जिस फॉर्मुलेशन से उसको परसेंटेज वाइज, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए पेटेंटेड है, यानी कि इट्स अ पेटेंटेड रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, पेटेंटेड प्रोडक्ट है भारत सरकार के द्वारा। तो ये जानकारी लोगों को शेयर करिए। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को जानकारी दीजिए दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं अकेले यहाँ पर बोले जा रहा हूँ तो आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, राइट, एकदम क्लियरली। पर अगर मैं सभी को कह दूं एक साथ में अपना माइक ओपन करें, अनम्यूट हो जाए और एक साथ सब बोलने लगे तो क्या होगा? कोई भी किसी को समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, यानी कि कितना कंफ्यूजन होगा और कितना ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हमें एक दूसरे को समझने के लिए, सुनने के लिए। वही चीज हमारे शरीर के साथ हो रहा है कि हमारे शरीर का पैटर्न रैंडम वेव्स, रेडिएशंस का पैटर्न कांस्टेंट, दो अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में आ रहे हैं तो हमारे शरीर को, सेल्स को, कोशिकाओं को डिस्टर्ब करके कम्युनिकेशन ब्रेक करने की वजह से स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा करते हैं। ये एग्जांपल्स लोग साथ शेयर करें। रेडिएशंस के जरिए जो स्ट्रेस तनाव पैदा हो रहा है, उस स्ट्रेस को, तनाव को ऑन एन एवरेज 5% तक कम करने में मदद करता है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो। जी हाँ, और ये मेडिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है दोस्तों। ये जानकारी लोगों को बताइए, बिकॉज इसके टेस्ट EEG यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट, ब्रेन वेव्स का टेस्ट एम्स में हो चुका है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में, और ECG के और सबके टेस्ट अलग अलग जगहों पे, जैसे कि ऑफ कोर्स इसके टेस्ट हो चुके हैं मैक्स हेल्थ के जैसे हॉस्पिटल्स में और सब जगहों पे। तो ये जानकारी लोगों के साथ जरूर शेयर करें। एनवायरो ग्लोब आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोते वक्त बेडरूम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग रूम, अपने ड्राइंग रूम में जहाँ पर आप बैठे हैं दिन में काम कर रहे हैं, स्टडी रूम्स, बच्चों का कमरा अलग से, तो वहाँ पर, ऑफिस स्पेसेस में, अपने कैबिन में, डेस्क में, टेबल पे बैठ के, कार में ट्रैवल करते वक्त, और यहाँ तक कि होटल के कमरों में भी। दोस्तों हम जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन में, तो हमसे कहा जाता है कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे या तो फिर एरोप्लेन मोड में डाल दे। क्यों? बिकॉज रेडिएशन, मोबाइल सिग्नल्स की वजह से एरोप्लेन चलाने वाला जो पायलट है उसके और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के बीच में जो कम्युनिकेशन होना है ना, कि उसे प्लेन लैंड करना है या प्लेन टेक ऑफ करना है, वो कम्युनिकेशन सिग्नल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेन में बैठे हुए एरोप्लेन में अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें या फ्लाइट मोड, एयरप्लेन मोड करें। तो प्लेन के लिए तो हमारे पास एयरप्लेन मोड है, फ्लाइट मोड है। क्या हमारे पास बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, कार में ट्रैवल करने के लिए ऐसा कुछ मोड है? कार मोड, बस मोड, ट्रेन मोड, मेट्रो मोड? नहीं ना। तो यही सारी चीजें हैं, लोगों के साथ जानकारी शेयर करें। एनवायरो ग्लोब अपने आसपास के मौजूद 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन कलेक्शन का काम करता है। जी हाँ, देखने में गोल आकार का स्टेनलेस स्टील का बना हुआ प्रोडक्ट है। गोल आकार होने के नाते कोई दिशा फिक्स नहीं है, चारों दिशा यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशा में 10 फीट रेडियस में काम करता है। तो कुल मिला के 350 यानी कि 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्यूरिफिकेशन का काम करता है। और जिस इनर्ट मटेरियल्स का ये बना हुआ है ना, एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लो, तो एनवायरो चिप को तो कोई चार्जिंग की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो गैजेट पे लगा दिया, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तो उसके जरिए काम कर रहा है। पर एनवायरो ग्लो हम अपने कमरे में, गाड़ी में रख रहे हैं, आसपास में, ऑफिस में, कैबिन में, तो उसे चार्ज करने की जरूरत पड़ता है उस इनर्ट मटेरियल्स को, और चार्जिंग की जरूरत है। और चार्ज कैसे किया जाए? तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्क्रीन पे, सनलाइट यानी कि सूर्य किरण, जहां पर भी घर में धूप आती हो ना, सनलाइट, उसको धूप में रख के सनलाइट में आप चार्ज कर सकते हैं। 15 मिनट हफ्ते में एक बार, रोजाना चार्ज करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार 15 मिनट्स के लिए उसको चार्ज करें। या फिर आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि टेबल लैंप हो गया, बल्ब है, फोकस लैंप है, तो उसके नीचे उसको रख के चार्ज करें लाइट के। पर जो नीचे, जब लाइट के नीचे रख रहे हैं तो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है उस लाइट और एनवायरो ग्लोब के बीच की, वो 2 फीट से कम होनी चाहिए, लेस देन 2 फीट डिस्टेंस, राइट। इस तरह से एनवायरो ग्लोब को आप चार्ज कर सकते हैं, सनलाइट, आर्टिफिशियल लाइट। और दोनों ही तरीकों में चार्जिंग का समय 15 मिनट हफ्ते में एक बार,
15 मिनट्स वंस इन अ वीक, 15 मिनट। रोजाना चार्ज करने की जरूरत नहीं है। रोजाना चार्ज करेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। या हफ्ते में जब एक बार उसको चार्ज करते हैं लाइट के नीचे या इस तरह से सनलाइट में, और 15 मिनट से ज्यादा रख दिया आपने और आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे रख, आप देख सकते हैं एम मैक जर्नल्स जैसे कि MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JBISC यानी कि जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और लैंडमार्क रिसर्च जर्नल, ये सब इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल्स में इसकी जानकारी दी गई है। लोगों को पब्लिक डोमेन पे जानकारी मिले इसलिए। तो ये सारी चीजें लोगों के साथ भी शेयर करें। ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप सभी को पूरी जानकारी सही तरह से मिली होगी। एम्स का रिसर्च आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया था पिछले साल 28 जनवरी 2021, 28 जनवरी 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एम्स का रिसर्च आर्टिकल पूरा पब्लिश हुआ था, जो टेस्ट एम्स के डॉक्टर्स की गाइडेंस में, यानी कि डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एम्स में, उसकी गाइडेंस में जो टेस्ट हुए थे 3 साल तक EEG पे, ब्रेन EEG पे, कि किस तरह से रेडिएशन हमारे ब्रेन को जो डिस्टर्ब करते हैं और ब्रेन में से निकलने वाले जो वेव्स हैं हमारे अल्फा और बीटा, और ये बीटा, अल्फा बीटा थीटा वेव्स को कैसे डिस्टर्ब करके हमारे ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब करने पर फ्लक्चुएट ज्यादा करते हैं, और उस वजह से हमारा ब्रेन वेव्स स्टेबल नहीं रह पाता, ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, यानी कि स्ट्रेस जनरेट होता है। तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया था कि एनवायरनमेंट के जरिए कैसे वो फ्लक्चुएशन कम हो जाता है और हमारा स्ट्रेस तनाव कम होता है और हम काफी रिलैक्स मोड में रहते हैं विद एनवायरनमेंट। तो ये सारी जानकारी लोगों के साथ जरूर शेयर कर रहे हैं दोस्तों। और ऑफ कोर्स अगर हम बात करें बिजनेस को ग्रो करने के लिए दोस्तों, तो आपके सामने एक बना बनाया प्लान पूरा मौजूद है। आपको क्या करना है, इस बने हुए रास्ते पे चलना है। जो आपको प्लान दिखा रहे हैं हम सामने, रेडी प्लान है, सिर्फ इस प्लान को फॉलो करना है, रास्ता तैयार है, सिर्फ चलना है, ताकि हम डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकें। बिकॉज समीर मोदी ग्लोबल प्लान में जो नया ग्लोबल प्लान है उसमें 11%, 11% पे डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। तो 11% डायरेक्टर लेवल किस तरह से अचीव किया जाए, यानी कि 1200 पॉइंट वॉल्यूम करना है, 1200 पॉइंट वॉल्यूम करना है हर एक को, या फिर उसके ग्रुप में 1200 पॉइंट वॉल्यूम होना चाहिए, उसके डाउनलाइन में, लेग्स में। तो टोटल 1200 पॉइंट वॉल्यूम यानी कि इंटू 27 बिजनेस वॉल्यूम करने पर 32,400 बिजनेस वॉल्यूम, 32,400 बिजनेस वॉल्यूम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो नेचुरली क्या करना है, रोजाना 2 लोगों से जानकारी शेयर करनी है। रोजाना 2 लोगों से, अगर आप रोजाना 2 लोगों से भी जानकारी शेयर करते हैं ना, तो ऐसे करने पर आप 11 दिनों तक अगर लगातार रोजाना बात करते हैं, तो 11 दिन में आप रोजाना 2 लोगों से बात करेंगे तो 22 लोगों तक जानकारी पहुंचा देंगे। 22 लोग ऑफ कोर्स, यानी कि 22 लोग हो गए 22 परिवार से, और हर एक परिवार में अगर 4 सदस्य है तो 22 इंटू 4 यानी कि 88 एनवायरनमेंट आप शेयर करने की ताकत रखते हैं हर एक परिवार में 4 सदस्य के हिसाब से। तो टोटल 22 परिवार यानी 4 सदस्य, तो 88 एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट का जो नया बिजनेस वॉल्यूम है वो है 399, 399। तो सोचिए 399 बिजनेस वॉल्यूम और 88 एनवायरनमेंट आपको देता है तकरीबन 35,112 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि आप डायरेक्टर लेवल, समीर मोदी 11% जो अचीव करना है डायरेक्टर वो अचीव कर सकते हैं सिर्फ एक बिजनेस, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। वही चीज मैंने आपसे कहा कि 1200 पॉइंट वॉल्यूम करना है लोगों को डायरेक्टर लेवल अचीव करने के लिए। 1200 पॉइंट वॉल्यूम यानी कि 32,400 बिजनेस वॉल्यूम डिवाइड बाय 399 करिए उसको, 32,400 को, तो आपको मुश्किल से सिर्फ 80 से 82 82 एनवायरनमेंट्स सेल करने और आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। ये तो डायरेक्टर लेवल अचीव करेंगे, पर अगर डायमंड लेवल अचीव करना है तो डायमंड लेवल के लिए क्या है, डायमंड लेवल के लिए क्राइटेरिया है कि उनके डाउनलाइन में 6 लेग्स होने चाहिए, 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए। यानी कि ऑफ कोर्स अगर आपके डाउनलाइन में 6 लेग्स और 6 के 6 लेग्स डायरेक्टर लेग्स है और आप अपना खुद का 60 पीवी कर लेते हैं 60 पॉइंट वॉल्यूम, तो 6 लेग्स में से 1200 पॉइंट वॉल्यूम के हिसाब से मिल जाता है आपको 6 डायरेक्टर लेग्स का 1 लाख ऑफ कोर्स 94,400 और प्लस आपका खुद का 60 पॉइंट वॉल्यूम 60 पीवी, तो कुल मिला के आपको मिलते हैं 1,96,020 बिजनेस वॉल्यूम और आप डायमंड लेवल अचीव कर सकते हैं। तो सोचिए सिर्फ 6 लोगों का टीम वर्क है, ओनली 6 पीपल, टीम वर्क ऑफ 6 पीपल, 6 लोगों का आपका टीम वर्क है। अगर आप 6 लेग्स डायरेक्टर लेग्स करते हो, खुद का 60 पीवी कर लेते हैं, 60 पीवी इज अ मैजिकल नंबर आप जानते ही हैं, तो आप डायमंड लेवल अचीव कर सकते हैं। तो ये जानकारी है, लोग साथ शेयर करिए, डायरेक्टर लेवल अचीव करिए, उसके बाद डायमंड लेवल के लिए जाइए आगे, और इसी